Hello friends, I Vikramjeet Singh today brought up a new lecture on accounting, fourth lectures it is, and we will be talking about accounting principles. आज हमारा लेक्चर हिंदी में डिलीवर होगा। चलो शुरू करते हैं। कंटेंट देख लो, पहले अकाउंटिंग डेफिनेशन करेंगे, फिर प्रिंसिपल को समझेंगे, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ओके, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने लास्ट वीडियो में किया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग, माइरिंग, communicating information about financial transactions. The three major financial statements produced by accounting are income statement, balance sheet, and cash flow statement. Financial accounting is the process of preparing financial statements that company use to show their financial performance and position to people outside the company, including investors, creditors, suppliers, and customers. अगर आसान भाषा में फाइनेंशियल अकाउंटिंग को समझा जाए तो एक टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक टूल है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं। ओके, अगर बात करें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स होती हैं इसमें कई पार्टीज इंटरेस्टेड होती हैं। इन अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को वेरियस पार्टीज़ को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड होनी चाहिए। ये एक लैंग्वेज है इन अकाउंटिंग, किसी भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट को वेरियस पार्टीज को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी अपनी ही लैंग्वेज बरतने लगे, अपनी ही टेक्निक्स और मेथड्स यूज़ करने लगे, कंसेप्ट्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोई यूजफुलनेस नहीं होगी सिवाय उस अकाउंटेंट को जिसने उसे बनाया है। पर टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडरस्टैंडेबल आउटसाइडर्स, the financial statement should be prepared on the basis of generally accepted accounting principle, which we should be familiar with to understand the financial statement of any company, of any business. Accounting principles are rules and guidelines that company must follow when reporting financial data. Rules and guidelines हैं जिसके अनुसार आपको क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, उनको फॉलो करना है when you are reporting the financial data to interested parties. Financial Accounting Standard Board issues a standardized set of accounting principles in USA referred as Generally Accepted Accounting Principles. Okay, as we know, financial statements are the product of process in which a large volume of data about aspects of economic activities of an enterprise are accumulated, analyzed and reported. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल रिजल्ट होती है जो प्रोसेस कैरी ऑन की जाती है एंट्रीज करने की, क्लासीफाई, समराइज। ओके, सो ये जो प्रोसेस है ना, इट शुड बी कैरीड आउट विथ कन्फर्मिटी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, these principles represent most current consensus about how accounting information should be recorded, what information should be disclosed, how it should be disclosed, and which financial statements should be prepared. Generally accepted principles and standards provide a common financial language to enable informed users to read and interpret financial statements. अगर बात की जाए प्रिंसिपल कितने टाइप्स के होते हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं। कौन से? कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। जो टर्म कंसेप्ट है इसको यूज़ किया जाता है टू कनेक्ट द अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स, व्हाट नेसेसरी एजम्पशंस हैं, आइडियाज़ जो फंडामेंटल है अकाउंटिंग प्रैक्टिस के लिए। अकाउंटिंग करनी है, इनके बिना तो नहीं हो सकती। ठीक है, फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर ब्रॉड जनरल एजम्पशंस which underline the periodic financial statements of business enterprise. कन्वेंशंस क्या है? कन्वेंशंस कह सकते हैं कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस है जो हम पहले फॉलो करते थे। ठीक है, पर इतने ज़रूरी नहीं है जितने कंसेप्ट्स है। कंसेप्ट्स को फॉलो करना ही होगा जब आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कंसेप्ट्स। फर्स्ट वन इज सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. In this, in accounting, we make a distinction between business and owners. As we know, owners provide funds to business. पर जो बिजनेस है और ओनर है उसे सेपरेट ट्रीट करना है। क्यों? क्योंकि हमें बिजनेस की परफॉर्मेंस जाननी होती है, हमें बिजनेस से रिलेटेड कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, ना कि ओनर की। ओनर जो पैसा लाता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ओनर को एज ए क्रेडिटर उसे ट्रीट किया जाता है और उसे लाइबिलिटी में ऑनर्स की इक्विटी के अंदर दिखाया जाता है। ओके, दूसरी कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इसमें क्या होता है?
इसमें वही बिजनेस ट्रांजैक्शन जो क्या है कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल statements. Those transactions which can't be measured in money or qualitative transactions can't take place in financial statements. एग्जाम्पल लाइक हम बात करते हैं कि मैनेजर्स जो वेल क्वालिफाइड है, स्किल्स होते हैं ना, स्किल्स किसमें ज़्यादा है, एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है, एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड है, सो वो कोई प्लेस नहीं लेता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। एम्प्लॉयज़ की हमारे एम्प्लॉयज़ की हेल्थ है, ठीक है, हेल्थ एक क्वालिटेटिव फिनोमिना है, वो कहीं पे भी नहीं आता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ओनली दोज measures आर रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच कैन बी measured इन मनी। आगे बात करेंगे ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल एलिमेंट। ईच ऑफ सच ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स टू एस्पेक्ट्स टू बी रिकॉर्डेड। कोई भी ट्रांजेक्शन है उसके रिलेटेड हम दो एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे, जो दो एस्पेक्ट है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट एनालिसिस, ठीक है। कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, हमने सामान बेच दिया, हमने मटेरियल लिया, हमने सर्विसेज ली लेबर की या किसी एक्सपर्ट की, उसमें दो एस्पेक्ट होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। एग्जांपल, हमने सामान बेचा, सामान हमसे गया, पहला एस्पेक्ट कि उन्होंने हमें मनी दी या कुछ भी दिया, तो ये दो एस्पेक्ट हो गए। हमने क्या किया, मटेरियल खरीदा, हमने पैसे दिए, दो एस्पेक्ट हो गए। हमने लेबर से सर्विसेज ली, हमें सर्विसेज आ गई, हमने उन्हें सैलरी दी, ये क्या हो गए, दो एस्पेक्ट हो गए, ठीक है। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो एंट्रीज करते हैं, तो जो एंट्रीज होती हैं उसकी डेबिटेड अमाउंट होती है ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट क्रेडिटेड। इसी के कारण ये इक्वेशन बनती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। इसे बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसे जब इससे मैनेज करते हैं तो इज इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी। नेक्स्ट वन इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अकाउंटिंग assumes that business entity will continue to operate for a long time in future unless there is good evidence to the contrary। हम जो एज्यूम करके चलते हैं जब बिजनेस रिकॉर्ड्स प्रिपेयर कर रहे हैं कि जो बिजनेस है हमारा वो फ्यूचर में बंद तो नहीं होने वाला, एक लंबे समय तक चलेगा, ठीक है, भी ऑपरेशन हम बंद नहीं करेंगे इसके, ठीक है। फिफ्थ है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। So this concept requires that life of business should be divided into appropriate segments while for studying financial results shown by enterprise, ठीक है, after each segment. Although the results, true profit or loss, only can be known after the business cease to operate. But we want to know in mid of these segments that how is our performances. And so there is accounting period concept. A financial year is chosen for which financial statements are prepared and we judge the financial performance, operational performance of business. Okay, financial year क्या होता है, हमारे गवर्नमेंट का है जो इंडिया में यूज़ किया जाता है कंपनीज के लिए 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। इस ईयर के लिए कंपनीज क्या करती हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, जिसमें वह क्या करती है, उन्होंने लास्ट ईयर कैसी परफॉर्मेंस रही, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो दिखाते हैं। क्यों, क्योंकि देखना है हमारी ऑपरेशन कैसे चल रही है। ऐसा ना हो कि हम 10 साल बाद देखें परफॉर्मेंस, हमें डिसीजंस लेने हैं, हमें देखना है, हमें एक्सपैंड करना है बिजनेस, सो इसके लिए आगे चलते हैं। कोस्ट कंसेप्ट। एसेट्स हमें पता है क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, जैसे लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, मशीनरी होगी, ठीक है, बिजनेस के पास होते हैं जो, इनको क्या किया जाता है, मनी वैल्यू असाइन की जाती है एसेट्स को, ठीक है, मनी वैल्यू असाइन की जाती है। हमने पता है कि वही रिसोर्सेज रिकॉर्ड की जाती है ट्रांजेक्शन जिनको मनी वैल्यू में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। कोस्ट कंसेप्ट क्या है, जब हम एसेट जो परचेज करते हैं, जो कोस्ट पड़ी हमको, हम उस पे एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि हमें 5 लाख का हमने प्लांट खरीदा, तो क्या होगा, अकाउंट्स को 5 लाख पे रिकॉर्ड किया जाता है। हम डेप्रीशिएशन भी चार्ज करते हैं, वो आगे भी हम पढ़ेंगे। डेप्रीशिएशन क्या होता है, एक तरीका होता है कि एसेट्स की वैल्यू को लॉन्ग लाइफ ऑफ बिजनेस एक पीरियड्स में डिवाइड करने का, ठीक है। 5 लाख की एसेट्स हमने कोस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड की, ना कि मार्केट की करंट वैल्यू, जो 10 साल बाद तो प्लांट की वैल्यू चेंज हो जाती है ना, पर नहीं, हम कोस्ट पे इसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ है, कोई प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदी, कुछ भी रिसोर्स आया, उसे हम
जो कॉस्ट है तब पड़ी थी उस पर ही रिकॉर्ड करते हैं। लाइबिलिटी है, हमने ली, पैसे लिए, जो मनी वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है दिन ब दिन इन्फ्लेशन के कारण, ठीक है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। पर हमने 1 लाख की लाइबिलिटी ली, इंटरेस्ट ले रहे हैं वो अलग बात है, बट हम 10 साल बाद भी 1 लाख ही वापस करेंगे। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट इज 7th वन, द मैचिंग कंसेप्ट। The matching concept is based on accounting page concept, and accounting page concept according to dividing the life of the business into small segments like financial year 1, financial year. Okay, and matching concept is that we match revenue and expenses during the accounting period. In profit and loss account, what we do is we take sales revenue we call, and we deduct all the expenses which were incurred in during that year to earn that revenue are deducted from revenue and we get income. So this is the matching concept all about. And next one is accrual concept. In this concept we distinct between receipts of cash and right to receive. Okay, the concept provides a guideline to accountant as to how he should treat the cash receipts and the right related to. एक्रूल कंसेप्ट बताती है हमें हमारा राइट है, ठीक है, इनकम का एक्रू होती है, हमें वो बात करनी है। इनकम एक्रू होती है जब हमने गुड्स को बेच दिया, कैश हमें शायद हो सकता है कि हमने रिसीव ना किया हो पर हमने गुड्स को सेल कर दिया तो हमें क्या है, हमारी इनकम एक्रू होगी, ठीक है। सो क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन को भी ये टेक इन प्लेस। एंड नेक्स्ट वन इज realization concept. Here what we need to do is to identify precisely the amount of revenue to be recognized and amount of expenses to be matched. Revenue, what is sales amount and sales value in money, what we get after selling our goods and services in a particular area. And हमें ये पहचानना है कि कितना रेवेन्यू और कितनी एक्सपेंसेस जो ईयर है वो हमें इस ईयर को देना है, आइडेंटिफाई करना है एक पर्टिकुलर ईयर के रिगार्डिंग, सो टू मेजर द इनकम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रियलाइजेशन कंसेप्ट, रेवेन्यू इज रिकग्नाइज्ड व्हेन सेल इज मेड। ओके, रेवेन्यू कब रिकग्नाइज होता है, हमने सेल कर दी, गुड्स गई, कैश हो सकता है रिसीव नहीं हो सकता, जबकि हमने क्रेडिट पे सेल भी किया है, हमें इनकम हो गई, और हो सकता है कि कैश हमने 5 साल बाद रिसीव किया हो पर इनकम तब उस ईयर में रिकॉर्ड की जाएगी, उस ईयर की इनकम स्टेटमेंट में जब हमने सेल की थी, ठीक है। तो एक्सपेंसेस है जो हमने एक्सपेंसेस करते हैं, एक ईयर में हमने 1000 गुड्स बना ली, 1000 गुड्स के किया, 500 को स्टॉक में रख लिया और 500 को बेच दिया। सो एक्सपेंसेस क्या है, हम इन 500 को एक्सपेंसेस के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे अगेंस्ट रेवेन्यू, ठीक है। मैचिंग कंसेप्ट की थी ना, अगेंस्ट रेवेन्यू टू गेट द इनकम ऑफ द बिजनेस। ओके, एंड नेक्स्ट इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस विच आर आल्सो नोन एज ट्रेडिशंस। एंड फर्स्ट वन इज convention of materiality. Materiality concept states that item of small significance need not to be given strict theoretically correct treatment. क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है, अगर हर ट्रांजैक्शन को एज ए ट्रीटमेंट दिया जाए जैसे कि बताया गया है तो बहुत काम बढ़ जाता है हमारे पास, ठीक है। एग्जाम्पल भी लेंगे। सो ये कहता है कि इमटेरियल जो होती है ट्रांजैक्शन, जिनका ज़्यादा डिसीजंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता, उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो सिंपल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम बात करते हैं किसी एसेट्स को परचेज किया, एसेट्स का ट्रीटमेंट अलग होता है और एक्सपेंसेस जो ड्यूरिंग एंड अकाउंटिंग पीरियड मेड किए, ठीक है, टू मेक गुड्स एंड सर्विसेज, वो अलग होता है ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस और एसेट्स का। हमने 100 रुपये का कैलकुलेटर जो परचेज किया, कैलकुलेटर क्या है, एक लंबे समय तक यूज़ होने वाली मशीन जो क्या बनती है एक हिसाब से एसेट्स, पर अगर हम इसे एसेट्स की तरह यूज़ करेंगे ना तो हर साल कितना यूज़ किया इसकी कॉस्ट एलोकेट करनी पड़ेगी। कॉस्ट अकाउंटिंग जिसने पढ़ी है पता है ना, कितनी कॉस्ट एलोकेट करना कितना एक कम्प्लेक्स फिनोमेना है, ठीक है। तो ये तो बहुत एफर्ट लेता है और उतना बेनिफिट देता नहीं, क्या, क्योंकि क्या डिसीजन मेकिंग पे इफेक्ट करेगा ये 100 रुपया, ठीक है। अगर स्टेट डाउन मेथड लगाया हर साल 10 रुपये भी चार्ज किए 10% के
हिसाब से। तो जो तो बहुत ही इमटेरियल जो होगी ट्रांजेक्शन, सो हम क्या करते हैं, ऐसी ट्रांजेक्शन को एक्सपेंसेस ही मान लेते हैं, जो अकाउंटेंट है उसका टाइम सेव करने के लिए, एफर्ट सेव करने के लिए। ओके, convention of conservatism. This concept requires that accountant must follow the policy of playing safe. How? Like we have business transaction and events. When we record these, ठीक है, we shouldn't anticipate profit, anticipation of no profit, but provide for all possible losses while recording business events. Example, क्या है कि हम प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करते, पर जो लॉसेस हैं पॉसिबल उनके लिए क्या है, प्रोवाइड करते हैं, प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं। सो इससे रिगार्डिंग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने गुड्स को सेल किया क्रेडिट पे, जिसको सेल की वो क्या बन गया, डेटर। और जो डेटर है अगर वो पैसे ना दे पाए किसी कारण की वजह से, वो हमारे पैसे क्या बन गए, बैड डेट्स। बैड डेट्स आ सकते हैं, हर ईयर आ सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट पे सेल करनी ही पड़ती है। सो उसके लिए एक प्रोविज़न हम हर ईयर बना लेते हैं, ठीक है, उसको क्या कहता है, प्रोविज़न फॉर बैडफुल डेट्स। ओके, हम और भी कई लॉसेस, प्रोबेबल लॉसेस के रिगार्डिंग कंटिजेंसीज बनाते हैं, ठीक है। सो हमें क्या होता है कि हमें लोएस्ट वैल्यू, एक और भी है, हम जैसे मार्केट वैल्यू होती है एसेट की और कॉस्ट पे है, उनमें से जो भी कम है एसेट की वैल्यू, अगर मार्केट की वैल्यू कम है बुक्स वैल्यू से, तो मार्केट की वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, विच एवर इज लोअर। सो वे भी एक कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ही है, कम रिकॉर्ड करना, ठीक है। And third one is convention of consistency. What it says? It says that when a firm decides to use certain accounting principles and policies and methods to do recording to prepare financial statements, it should continue to follow same methods in future and for similar events and transactions unless it has sound reason to do otherwise. हम प्रिंसिपल्स जो हैं, कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग होता है, जैसे कि एसेट्स को जैसे कह रहे हैं ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, उनको कंटिन्यूस देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे तो हमें डिसीजन लेने के लिए रिगार्डिंग कंपैरिजन करने के लिए लास्ट ईयर से हमारे पास कोई साउंड बेस नहीं होगा। अगर हम ऐसे ही पॉलिसीज चेंज कर रहे हैं, हम कोई कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, तो ये टोटली एक कम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी। सो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी मस्ट बी फॉलोड। And thank you guys. I Vikramjeet Singh Brat. Thank you all to watch this video, and please like my video and subscribe my channel.